हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ऊर्जा संसाधन। देखिए, ऊर्जा संसाधन होती क्या है? तो अगर देखा जाए सिंपली शब्दों में, तो आर्थिक विकास तथा जीवन के सुख सुविधाओं के संपन्न करने में ऊर्जा एक आवश्यक निवेश के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी देखा जाए कि आर्थिक विकास एवं जीवन के सुख सुविधाओं को संपन्न करने में ऊर्जा का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ऊर्जा संसाधन के बिना जो है आधुनिक जीवन की कल्पना करना संभव नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है, जैसे आप गर्मी से आते हो, फट से आप पंखे चला देते हो, बल्ब जला देते हो। पहले के समय में जो है दिए लिया करते थे, जो है पंखे लिया करते, जो हाथ से चलाया जाता था। तो आज के समय में ऊर्जा संसाधन ने हमारे जीवन को कितनी आसान बना दिया है। पहले लोगों को पैदल चलना पड़ता था या बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय में आप पेट्रोल डीजल भरवाइए और गाड़ी को जो है फरक्टे से यहाँ से वहाँ पहुँचाइए। तो ये है सब किसके कारण संभव हुआ है? ऊर्जा संसाधन के कारण ही ये सब संभव हुआ है। कहते दिन प्रतिदिन ऊर्जा की खपत बढ़ती चली जा रही है और ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों में भारत में उपलब्ध है, और आगे आने वाले अनुच्छेद में हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है यहाँ पर ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत। ऊर्जा के स्रोत एवं उसके वर्गीकरण देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर आया है हमारा ऊर्जा के स्रोत एवं उनके वर्गीकरण। तो देखिए, ऊर्जा के स्रोत एवं उनके वर्गीकरण के अंतर्गत कहते हैं ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं। तो ये तो आप भली भांति आपको ज्ञात ही होगा कि ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं और इन स्रोतों को विभिन्न विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कहते हैं वर्गीकरण का एक प्रकार है जिसमें ऊर्जा को जो वर्जकीय और अवर्जकीय स्रोतों के रूप में विभाजित किया जाता है। देखिए, यहाँ वर्जनीकीय और अवर्जनीकीय का अर्थ होता है कि ये कॉमर्शियली कितने जो है इम्पोर्टेंट है भारत के इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यानी कौन से जो है अधिक पैसे मिलते हैं और किससे नहीं मिलते हैं। तो देखा जाए तो ऊर्जा काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, या वर्जकीय और अवर्जकीय दोनों ही स्रोतों में महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग जो है मानवीय श्रम या श्रम शक्ति, पशु शक्ति या गोबर, फसलों के अवशेष भागों का उपयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच है और बहुत ही ज़रूरी बात है कि आज भी गांव में जो है वहाँ पर देखा जाए तो आज भी लोग जो है श्रम और श्रम शक्ति, पशु शक्ति और गोबर और फसलों के अवशिष्ट भागों का उपयोग ऊर्जा के स्रोतों में करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये वस्तु आसानी से और सस्ते में उपलब्ध होते हैं और इन्हें कम लागत के ऊर्जा संसाधन भी कह सकते हो, क्योंकि इससे ऊर्जा मिलती बेशकली है, लेकिन कम जो है कहते हैं इससे जो है कम लागत की मिलती है, यानी कम पैसे इसमें वेस्ट करने पड़ते हैं। इसके ठीक विपरीत ऊर्जा के स्रोत जिनके शहरी क्षेत्रों में उपयोग होते हैं मूल्यतः वर्जनीय प्रधान होते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रसोई गैस एवं बिजली, जो काफ़ी महंगे होते हैं और बहुत कॉस्टली भी होते हैं। तो यही बात जो है यहाँ पर अंतर करता है गांव और शहर को। इन सभी साधनों को जो है वर्गीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, परंतु कुछ समय से ग्रामीण इलाकों में भी परिदृश्य बदलता नजर आ रहा है। अब गांव में जो है आप देखिएगा पेट्रोल से चलने वाले गाड़ी, प्राकृतिक गैस, रसोई गैस या बिजली आम हो गई है। तो देखा जाए गांव में भी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये परिदृश्य बदलते कभी देर नहीं लगी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात आता है। कहते हैं ऊर्जा संसाधन को दूसरे आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी ऊर्जा संसाधनों के दूसरे आधार पर वर्गीकृत किया गया है जो मूल्यतः स्रोतों को आजीविका पर आधारित होती है, यानी लोगों को जो है जीविका चलाने के लिए होती है। जैसे खनिज साधनों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी खनिज इत्यादि सभी एक विशिष्ट समय के पश्चात समाप्त हो जाएंगी। तो ये तो आप भली भांति जानते ही हो कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी खनिज इत्यादि जो है समय के साथ जो है ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है और इंसान जिस तरह से खपत करता जा रहा है, शायद जो है आने वाला समय में इसका नष्ट हो जाना एक स्वाभाविक बात रहेगा। इसलिए कहते हैं कि ये ऊर्जा संसाधन का जो है, जो पेट्रोल, डीजल, कोयला और प्राकृतिक गैस है, उसका जो विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है और यहाँ पर जो रिन्यू करने की जो पद्धति है, उन चीज़ों को अपनाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत प्रवाहित जल, सूरज की किरणें, पवन, समुद्री लहरें और गर्म जल के जो है झरने, बायोगैस इत्यादि ऊर्जा के स्रोत हैं जो अक्षय हैं।
यानी देखा जाए जो कि समाप्त होने वाला कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है वही पवन, सूरज की किरण, जल जो है समुद्री लहरें, गर्म जल के झरने, बायोगैस ये अक्षय है यानी कभी भी नष्ट नहीं होते। यानी ये जो है समाप्त या नष्ट नहीं होते हैं। तो इन साधनों के तरफ जो है मनुष्य का जो है रुख करने की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य जो है इन साधनों की ओर रुख नहीं करेगा तब तक जो है कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को बचाना संभव नहीं है। ऊर्जा को इस स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा जो है प्रदूषण मुक्त भी होते हैं। अब देखिए नेचर ने कितना महत्वपूर्ण चीज़ हमें दिया है जिसमें प्रदूषित भी नहीं होती है, प्रदूषण का भी चांसेस बहुत जीरो रहता है। तो कहा जा सकता है कि जब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है तो हम क्यों कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जो है दुर्धर्मी का उपयोग कर रहे हैं और मनुष्य का जीवन जो है नष्ट कर रहे हैं। ऊर्जा के खनिज स्रोतों में जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शामिल है। तो ये आपको भली भांति समझ होना चाहिए। ऊर्जा के खनिज स्रोतों में जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को सम्मिलित किया गया है। इन सभी खनिजों के छिपी ऊर्जा वास्तविक रूप से सूर्य द्वारा ही प्राप्त ऊर्जा के एकत्र रूप से अंश ही है जो अविस्मृत हो गई है। इन खनिजों को जो है इसलिए जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की रेडियोधर्मी एवं आणविक खनिज कहा जाता है और इनसे जो है प्राप्त ऊर्जा प्रदूषित युक्त होती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको जो है सम्मिलित करने की आवश्यकता है। कहते हैं खनिज के अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं, चाहे प्रवाही जल हो, सूर्य हो, पवन हो, ज्वार हो, गर्म पानी के झरने हो, इनसे प्राप्त ऊर्जा जो है प्रदूषण मुक्त होते हैं। तो इसका उपयोग जो है हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ऊर्जा स्रोतों का एक और वर्गीकरण जो है परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के आधार पर भी किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि ऊर्जा स्रोतों का एक और वर्गीकरण जो है परंपरागत और जो है गैर परंपरागत स्रोतों के आधार पर किया जाना बहुत ज़रूरी है। परंपरागत स्रोत में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं क्योंकि ये जो है समाप्त होने वाले हैं। इसलिए जो है परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जो है शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर देखें गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सूर्य, पवन, ज्वार, गर्म झरने एवं बायोगैस इत्यादि जो है सम्मिलित है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए जो है हमें परंपरागत जो है स्रोतों का उपयोग न करके हमें गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, जिससे इसको भविष्य में भी बचाया जा सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। यदि बात हम करें इस बॉक्स की, तो इस बॉक्स में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है, जिसको आपको नोट भी कर लेना चाहिए। कहते हैं ईंधन की लकड़ी, गोबर और फसलों के अवशिष्ट जो पदार्थ इत्यादि सभी जो है परंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। यानी देखा जाए तो ईंधन की लकड़ी जो है, गोबर, फलों के अवशिष्ट पदार्थ इत्यादि सभी जो है परंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल पदार्थ एवं यूरेनियम, थोरियम इत्यादि जो है परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर बात साफ बताया गया कि परंपरागत जो स्रोत होते हैं वो समाप्त होने वाले होते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आता है। और गैर परंपरागत स्रोत जो होते हैं जैसे गोबर, ठीक है, जैसे कि बायोगैस, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। तो ये काफ़ी महत्व रखता है आप लोगों के लिए। कहते हैं सूर्य एवं पवन जो है बायोगैस, ज्वार, गर्म पानी के झरना इत्यादि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो आप समझ गए हो गैर परंपरागत स्रोत जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो उसमें सूर्य, पवन, बायोगैस, ज्वार, गर्म पानी का झरना इत्यादि इसमें सम्मिलित है। इन सभी परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा का जो उत्पादन अभी भी आरंभिक विकास की अवस्था में ही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखिए कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका जो है हम अभी तक विकास नहीं कर सके हैं। आज भी जो है आरंभिक विकास के चरणों से ही ये गुजर रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। कहते हैं उचित तकनीक प्रबंधों के अभाव में इन स्रोतों का जो है व्यापक दोहन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है इसका दोहन करना जरूरी है, नहीं तो हमारा जो है परंपरागत स्रोत जो है समाप्त होने की कगार पे आ चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है, जो जरूरी भी है। कहते हैं दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें हम जो है विस्तार पर हर बात पर चर्चा किया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। देखिए दोस्तों कहते हैं समझाने का अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है सभी का, ठीक है। और मेरा एक विश्वास है कि जब तक आपको अक्षर नहीं दिखेगा तब तक जो है आप समझ नहीं सकोगे। कहते हैं अक्षर से ही बच्चों को समझ में आता है, तभी जो है किताब का प्रावधान बना है। अगर किताब नहीं होता तो बच्चे समझदार नहीं बनते। आजकल जो है टीचर बता रहे होते हैं बच्चे
कि दिमाग से निकल रहे होते हैं, लेकिन आप जब अपने आंखों के सामने शब्द देखोगे तो उससे आपको पता भी लगेगा और आपका जो है डिक्शनरी भी काफ़ी हद तक सुधरेगा। तो इसलिए त्रिपाण सेंटर सिर्फ बच्चों के लिए ही कार्यरत है, इसलिए बच्चों की जो भलाई हो सकती है वही कार्य करने में अग्रसर है। कहते हैं जिसको जो कहना है कहे, इससे त्रिपाण स्टडी सेंटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सही है वही सही है। जब तक किताब से बच्चों की दीदार नहीं होती है तब तक जो है बच्चे समझदार भी नहीं बन सकती है। कहते हैं किताब से ही सब कुछ आता है, इसलिए त्रिपाण सेंटर जो है किताब को ही प्रायोरिटी दिया है और इसमें बहुत कुछ समझाने की जो है कोशिश किया गया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर जो है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चे भी जो है ज्ञान से अधिक हो सके। ठीक है, पहली बार वीडियो देख रहे थे तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के टॉपिक नज़र ना आए। इसलिए ज़रूरी है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए। अगर आप सेव कर लीजिएगा तो आपको जो है होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर जो है हर वीडियो जो है आपको उपलब्ध होगा। प्लस जो आप सिलेबस के अंतर्गत देखना चाहते हैं, चाहे आप किसी टॉपिक के अंतर्गत देखना चाहते हैं या क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर ने प्रावधान कर रखा है प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको सारे वीडियो सुचारू रूप से मिल जाएंगे। कुछ आपको अगर उसमें बदलाव चाहिए, कुछ और भी करना है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।